Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. अब हम पढ़ेंगे बाकी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ये एक मिक्सचर है कॉन्सेप्ट का, कन्वेंशंस का, है ना, और प्रिंसिपल्स का. एज ए होल मैंने सारे पॉइंट्स 3 to 4 वीडियोस में कवर कर दिए हैं. तो ये लास्ट वीडियो है. अब इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और अपलोड किए हैं, तो यानी कि इस आंसर के 3 और पार्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. आप इस वीडियो को वॉच करने के पहले आप जरूर उन वीडियोस को भी वॉच कीजिए, तभी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है. नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ओके, संपत्ति एसेट हम कुछ परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पे हमने उसे परचेज किया, ठीक है ना. अब इसके बाद हो सकता है कि उस एसेट की मार्केट वैल्यू आगे चल के नीचे भी गिर जाए. हो सकता है, मान लीजिए मैंने इसको 1 लाख में खरीदा, ओके, तो मैं इसे 1 लाख पे रिकॉर्ड करूंगी, ओके, और ये मेरे बुक्स पे 1 लाख पे ही रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट पे, यानी कि इसका मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट पे रहेगा. अगर इसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू चेंज भी होती है, मान लीजिए अप होती है, डाउन होती है, 1 लाख से कम भी हो सकती है, 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करूं, जब नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करूं तो मैं देखूं इसका प्राइस बदल गया तो मैं उस हिसाब से उसमें नया वाला प्राइस डाल दूं, न्यू वाला. ओके, तो ये चीज नहीं हो सकता. आप उसे उसी बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे जो उसने आपने जिस पे परचेज किया था, यानी कि अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. ओके, तो जिस पे ये परचेज किया गया था उसी प्राइस को हम रिकॉर्ड करेंगे. अगर इसके बाद एसेट की वैल्यू बढ़ती भी है, घटती भी है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, यानी जो करंट प्राइस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमने जिस पे परचेज किया हम उसी प्राइस को शो करेंगे. ओके, हो सकता है आप इसमें थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करो या कुछ भी, ये अलग बात होती है. ओके, लेकिन आप जिस पे परचेज किए थे उसी प्राइस को ही आप मेंटेन रखोगे. अगर आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हो तो उसी पे चार्ज करोगे. ओके, तो ये चीज को आप ध्यान में रखना है, यानी कि मार्केट प्राइस या फिर करंट प्राइस से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है अगर किसी भी तरीके से बिजनेस को ये अंदाजा हो जाए कि मेरा कहीं से बहुत मुनाफा होने वाला है, यानी कि प्रॉफिट होने वाला है, तो हम उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो मेरे हाथ में आ जाए. मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे यहां से प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन मैं इसे बुक्स में अभी नहीं शो करूंगी. मैं बुक्स में तब शो करूंगी जब ये प्रॉफिट एक्चुअली हो जाएगा. मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये केस में जीतूंगा ही जीतूंगा, उसके अंदर मेरे बिजनेस को कोई प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आपको क्या है, आपको वेट करना है. तब तक हो सकता है कि आपका जो अंदाजा है वो गलत भी हो, है ना. आप अगर बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखा दोगे तो जो भी आपकी बुक्स को देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा, उसे ये लगेगा कि बिजनेस ने इतना मुनाफा किया, लेकिन अभी तो एट प्रेजेंट ऐसा कोई मुनाफा हुआ नहीं है. तो हमें वेट करना है, हमें अंदाजा जो हमारा है उसका वेट करना है जब तक वो रियल ना हो जाए. ओके, लेकिन अगर हमें कहीं से अंदाजा हो जाए कि मुझे लॉस होने वाला है, यानी मान लीजिए मेरा पैसा डूबने वाला है, मैंने किसी को अपनी चीजें या गुड्स सेल किया था, लेकिन हो सकता है वो बंदा हो सकता है कि बैंकक्रप्ट हो गया, या फिर कोई और भी सर्कमस्टेंस है जिसकी वजह से वो मुझे पता चल गया मार्केट से कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, वो मुझे पैसे नहीं दे पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे. ये क्यों करेंगे रिकॉर्ड? ये हम इसलिए करेंगे कि जब भी कोई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखे तो उसे ये पता चल जाए कि ये बिजनेस को इस तरीके का लॉस हो सकता है इन फ्यूचर. मान लीजिए मैं कोई कंपनी में गई, मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, तो मुझे वो प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए कि जिससे मुझे लगे कि नहीं ये प्रॉफिट तो बिजनेस के पास काफी प्रॉफिट है तो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ. इससे क्या होगा ना कि ये गलत पिक्चर शो करेगा. ओके, लेकिन आपको अगर पता चलता है कि लॉस है तो मुझे ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि इन फ्यूचर बिजनेस के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे इन फ्यूचर बिजनेस को एक अंदाजा है कि यहां पे लॉस हो सकता है, तो ये आपको शो कर देना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में.
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले कि ये कंपनी को ये नुकसान होने की संभावना है, तो हो सकता है मैं इस चीज को देख के अगर वो नुकसान बड़ा है तो मैं इन्वेस्ट ना भी करूं। ठीक है ना। इसलिए आप जब डिस्क्लोज करते हो ना, तो आपको अगर अंदाजा है कि मेरी चीजें कोई अच्छी होने वाली, ऐसा होता है ना, हमारे साथ कोई अच्छी चीज होने वाली है तो हम जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करते, हम सोचते ये मिल जाए ये जॉब मुझे मिल जाएगी तब मैं सबको बताऊंगा। तो यही वही चीज है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव होने वाला होता है तो हम उससे जरूर बताते हैं ना, ये नेचर है। तो इसी तरीके से अकाउंट्स भी है। तो आप उस चीज को आप रिकॉर्ड करके दिखाओगे, जो चीज आपको लगता है कि मेरे नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये बंदा मुझे पैसे वापस नहीं करेगा, या फिर ये केस मेरे हाथ से गया, मैं नहीं जीत सकता, इससे मेरे बिजनेस को काफी नुकसान होगा, तो मैं उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगी, ताकि सामने वाले को पता चले बिफोर इन्वेस्ट करने, या कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टर, कस्टमर, इन सबको पता चले कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है इनका ये पर्टिकुलर लॉस होने के चांसेस हैं, तो उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से प्रॉफिट का अंदाजा है तो जब तक वो प्रॉफिट आपको मिल नहीं जाता तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन। अब बहुत से बच्चे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में काफी कंफ्यूज रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब तक कैश ना मिल जाए तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि जब तक हमें रियलाइज नहीं हो जाए, कैश मिल नहीं जाए, तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन ये कैश से रिलेटेड नहीं है। ये ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं से आपने, मान लीजिए, चलिए हम सेल का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने मान लीजिए अपने गुड्स को सेल किया। ओके, अब आपने जब सेल कर दिया इसको, तो सेल करने के बाद तो वो बंदा जब आपसे सामान ले जाएगा तो आपको इन फ्यूचर पैसे रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर यहां पे क्या होता है ना, एक बॉन्डिंग, एक तरीके का जो रिलेशन है कस्टमर का आपसे क्रिएट हो गया। यहां पे आप, अगर कोई बंदा सामान ले गया है तो दैट डजंट मीन कि वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगा ना कि आपको अपना जो मनी है वो रिटर्न करें, क्योंकि भाई उसको इन फ्यूचर भी बिजनेस करना है, इन फ्यूचर फिर आप ही से सामान लेने आएगा। अगर वो पैसे वापस नहीं करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं अपने ही बिजनेस को नुकसान दे रहा है ना। तो जब आपको पता चल जाता है कि आप बाउंड हो गए हो पैसे देने के लिए, ठीक है ना, अगर आपको सामान, आपके पास प्रूफ है, आपने उसको पर्ची दे दी है ना, आपने उसको एक प्रूफ दे दिया लिख के कि भाई ये बंदा इस तारीख को मेरे शॉप से ये सामान लेके गया है, तो आप उसे क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे। यहां भी पैसे नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे। या तो फिर आपको कैश मिल जाए, या तो फिर आपका कोई लीगल बाउंडेशन क्रिएट हो जाए, यानी कि यहां पे एक रिलेशन क्रिएट हो गया। कैसा रिलेशन? एक कस्टमर का और एक आप हो गए क्रेडिटर। ओके, यानी कि एक डेटर बन गया और एक क्रेडिटर बन गया। तो यहां पे सामान ले जाने के बाद सब कुछ करने के बाद, तो बहुत, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी जब तक नहीं होती कि आप किसी के पैसे वापस नहीं कर रहे हो, तब तक तो आप वापस करने की कोशिश करोगे ना। तो यहां पे रियलाइजेशन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि आपने सेल किया, कैश जब तक नहीं मिला आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आपने सेल कर दिया, वो बंदा आपके शॉप से सामान लेके चला गया, आपने लीगली वो सामान उसके नाम कर दिया है ना, पर्ची बना दी, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद वो बंदा जो है आपको लीगली बाउंड हो गया देने को पैसे, तो फिर आप उसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। या फिर वो बंदा आपको कैश देके चला जाता है इमीडिएटली, तब तो आप उसको रिकॉर्ड करना ही है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहां पे जब तक कोई एक लीगल बाउंडेशन क्रिएट नहीं हो जाता, या फिर आपको वो पर्टिकुलर पैसे मिल नहीं जाते, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। दोनों में से कोई एक चीज हो जाए तो आप रिकॉर्ड कर लोगे। इसी वजह से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैश मिले तभी रिकॉर्ड करना, तो फिर हम क्रेडिट को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैश मिला तो रिकॉर्ड करना है। अगर आपने उसे सेल कर दिया, वो बंदा आपको लाइबल हो गया, यानी कि वो आपका एक तरीके से कर्जदार हो गया है ना, तो फिर आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। आप कहीं से गए, रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा, वो हम क्या करते हैं आजकल, तो EMI के थ्रू हम बहुत बड़े बड़े गैजेट्स खरीद डालते हैं ना। तो आपने खरीदा लेकिन अभी आपने उसको पेमेंट नहीं किया, आप धीरे धीरे EMI पे करोगे। हम गाड़ी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी लीगल पेपर्स बनवा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम आज गाड़ी खरीद के ला यूज किया, कुछ दिन बाद बोलेंगे नहीं आप ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने लीगल बाउंडेशन क्रिएट कर दिया कि ये भाई ये बंदा मेरे से इतनी तारीख को इतनी गाड़ी लेके गया, तो फिर वो बंदा जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ मेरी गाड़ी जो है सेल हुई थी इस तारीख को। फिर जैसे जैसे कैश मिलता
रहेगा उसकी भी एंट्री होगी, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा ना, जो पुरानी हमने रिकॉर्ड की थी वो धीरे धीरे क्रेडिट वाली कैंसिल होते होते कैश वाली नई नई रिकॉर्ड एंट्री आती रहेगी। यानी कि हम पहले ये दिखाएंगे कि इस बंदे को मुझे इतने पैसे देने हैं, या फिर ये बंदा मेरे से सामान ले गया था, ये मुझे इतने पैसे देगा। ओके, इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ही कैश मिलता जाएगा हम उसका नाम हटाते जाएंगे, इतना पे कर दिया, इतना पे कर दिया। ओके, जैसे मिस्टर राम ने 10,000 का सामान खरीदा, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि मिस्टर राम मेरे पास 10,000 रुपए के कर्जदार बन चुके। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, यहां कैश रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सिंस मिस्टर राम ने मुझसे सामान ले लिया तो वो मेरी तरफ एक लीगल बाउंडेशन आ जाता है उनका कि अब वो फ्यूचर में मुझे पैसे देंगे। ओके, अब वो जैसे ही पैसे ये देंगे से रिकॉर्ड होगा, यानी कि मिल गया वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ये क्रेडिट के थ्रू रिकॉर्ड होगा, यानी कि ये सेल अभी क्रेडिट में है। ओके, अब जैसे जैसे वो पर्सन पैसे देते जाएंगे, मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट मंथ में 1,000 रुपए दे दिए, तो मैं इस चीज को कैंसिल करके अब 9,000 दिखाऊंगी। ओके, और ये 1,000 रुपीज कैश में रियलाइज हो गया ऐसे दिखा दूंगी। ओके, तो यहां पे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक हमें कैश नहीं मिला उस चीज का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप रिकॉर्ड कर सकते हो जब वो आपको लगता है मेरा सामान पर्टिकुलरली मैंने उसके नाम कर दिया, लीगली उसका हो गया, आप कार खरीदे, कार के पेपर्स आपके नाम पे हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर इस चीज की वजह से आप उसको बाउंडेशन आ जाता है आपके ऊपर। आप फ्यूचर में पैसे, हो सकता है कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाए पैसे नहीं दे पाए, ईएमआई मिस हो गई, तो वो अलग बात है, हम उसे बाद में फिर प्रेडिक्ट कर देंगे, लिख देंगे कि हाँ भाई इतने पैसे मिलने थे लेकिन नहीं मिले, लॉस हो गए। ओके, लेकिन आपको जिस वक्त लीगल बाउंडेशन क्रिएट हो गया, लीगली आपने सामान उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो बंदा जो है आपको लायबल हो जाएगा और आप उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लोगे। ओके, या फिर कोई बंदा आया आपसे खरीदा, इमीडिएटली कैश दे दिया, वो भी आप रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन जब क्रेडिट में होगी तो आप दिखाओगे कि इतने पैसे आने हैं, जब कैश में होगा तो आप दिखाओगे कि इतने कैश मुझे मिल गए क्योंकि मैंने इतने की सेल करी। बस यही डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये थे ऑल कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के, जिसको फॉलो करते हुए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा रेस्ट ऑफ द वीडियोस ऑल्सो, और आशा करते हैं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। और आपको क्या क्या टॉपिक से वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। Thank you and have a great day.